नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल टाइमलेस टेल्स विद अंजलि पर। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के एक छोटे से ज़िले आरा से उठकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अभिनेता के तौर पर अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी पहचान बनाई है। उनका नाम है विशाल यादव। तो आइए मिलते हैं विशाल यादव जी से। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइमलेस विद अंजलि के साथ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और काफ़ी धूप है तो अभी धूप झेल कर आया हूँ और आपके यहाँ एसी चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, बाहर गर्मी बहुत है। हाँ, बहुत धूप है। बहुत गर्मी। अच्छा, मैं विशाल आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। हाय, मेरा नाम विशाल यादव है, मैं एक्टर हूँ और आने वाली सीरीज़ पंचायत 3 में मैं दिखूँगा। काफ़ी अच्छा रोल है, अहम रोल है। पहले से प्रमोशन भी कर रहा हूँ मैं अपने शो का। ऐसे पंचायत की प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम लेते ही लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा कलाकार आज हमारे सामने है और आपने थिएटर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर कहाँ से किया है? आरा में भी किया। अच्छा। हाँ, स्कूल टाइम में थिएटर करता था मैं वहाँ पे। आरा में थिएटर था? जी, वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप थे और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन वहाँ हमने तो पटना का सुना हुआ है। तो हाँ, लेकिन आरा में भी रंगकर्मी बहुत सारे हैं। अच्छा। हाँ जी, मेरे पहले गुरु वहीं पे हैं जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया 7वीं क्लास में पहली बार, श्री चंद्रभूषण पांडे जी। अच्छा। उन्होंने मुझे थिएटर से जोड़ा और उसके बारे में बताया। और मैं ये भी जिक्र करूँगा कि उनके मुँह से ही पहली बार मैंने नाट्य शास्त्र सुना था। अच्छा, 7वीं क्लास में? जी। और उन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में भी बताया मुझे। तो पहली बार मेरे कान में जब नाट्य शास्त्र के बारे में बात गया वो चंद्रभूषण पांडे सर का देन है। अरे वाह। तो उनसे मैं बहुत सारे अभिनय की बारीकियाँ सीखा उनसे वहाँ पे आरा में। तो शुरुआत मेरी आरा से ही हो चुकी थी। तो 7वीं क्लास मतलब बचपन से ही आप एक्टर बनना चाहते थे? हाँ। वाह। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो गाँव में नाच आता था। अच्छा। हाँ, वो लौंडा तो नाच वाला दोनों आता था। जब मैं छोटा था उस समय कुछ लौंडा नाच भी था उस समय। तो मैं किसी के शादी में नाच देखने चला गया किसी के कंधे पे बैठ के। अच्छा। हाँ, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो बंदा था कौन, घर के ही कोई लोग होंगे। तो मैं नाच देख कर आया और अगले दिन सुबह मैं सेम वैसे ही कॉपी करके नाच रहा था। अच्छा। हाँ, और खुद को एक मिरर में इमेजिन कर रहा था कि मैं परफॉर्मर हूँ, ऑडियंस वहाँ है। तो मेरी बड़ी माँ जो है वो देखकर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। मुझे वो याद रहता है हमेशा। तो मुझे लगता है कि पहला परफॉर्मेंस वही है मेरा जो मैं वो कर रहा था, डांस कर रहा था। कुछ प्ले वगैरह भी किया था आपने आरा में? हाँ, आरा में प्ले भी किया था। अच्छा। स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे 20-25 मिनट के प्लेज होते हैं। तो एक बार तो वैसा हुआ कि 5 क्लास में था मैं, तो एनुअल फंक्शन में 4 या 5 प्ले डिजाइन किया गया। अच्छा। ठीक। तो एक प्ले में सिलेक्ट हो गया मैं। तो दूसरे प्ले का ऑडिशन देने गया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तीसरे में गया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। चौथे में भी हो गया और 5वें में भी हो गया। तो पता चला कि ये लड़का सब में लीड कर रहा है तो भाई कैसे होगा, बैक टू बैक कैसे होगा। यस। तो उस समय टीचरों ने क्या किया कि बीच में अलग अलग आइटम्स बनाकर डाला कि एक नाटक खत्म करो और दूसरे का कॉस्ट्यूम पहन के फिर आऊं। तो बीच में डांस के लिए, सिंगिंग के लिए बहुत सारे बच्चों को डाला गया। तो मैं एक रात में 5 नाटकों में लीड एक्टर था आरा में। नागिर परचानी मंच है आरा में, आप जाएंगी तो। अच्छा। उस मंच पे मैं उस समय 5वीं क्लास में था। सही है। तो आपने स्कूलिंग 10th तक वहीं आरा में किया। वहाँ पे डीके कार्मेल करके स्कूल है, उससे 10th किया मैं। उसके बाद दिल्ली? नहीं, 12th किया आरा से। हाँ। और उसके बाद मैं दिल्ली में रंगमंच के लिए मंडे हाउस पहुंच गया। सिर्फ प्रॉपर रंगमंच के लिए गए थे आप दिल्ली में? बिल्कुल रंगमंच के लिए। फैमिली की तरफ से मतलब फुल सपोर्ट था? फुल सपोर्ट था कि अगर वो नहीं होते तो होता ही नहीं। नहीं, वो तो है, लेकिन हमारे बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका एक ही सोच होता है, जितना मैंने नोटिस किया है, कि या तो उनका बेटा या बेटी इंजीनियर, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो वो लोग चाहते हैं कि बैकअप में कुछ हो, लेकिन आप लकी हैं कि आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। बिल्कुल। मेरे ही बैच में जब मैं 10th पास हुआ ना तो 95% बच्चे कोटा जा रहे थे। हाँ, वही। और सब लोग कोटा जा रहे थे और हम लोग 2-4 जो बच गए थे वही, तो सबको लगता था ये सब आवारा है, ये पढ़ने वाले लोग नहीं है। लेकिन मुझे साहित्य से बड़ा प्रेम था और साहित्य के बारे में जानना, लिटरेचर, सारी चीज़ें तो पढ़ रहा था मैं। मेरी रुझान उधर नहीं था, थिएटर में था। तो ये था कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और सारी चीज़ें बनना था। बहुत लकी हैं आप, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, कभी बैंक में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम एक्टिंग मत करो। कि जब मैं छोटा था ना तो एक बार मामा के घर गया था, मामा के घर। तो वहाँ पे
म्यूजिक बज रहा था। अच्छा। हाँ, तो म्यूजिक शादी का था, तो मुझसे रहा नहीं गया। हम्म। पता नहीं वो बीट आता था तो पैर रुकता नहीं था, आज भी वही स्थिति है। तो मैं दौड़ के चला गया, छोटा बच्चा था, और किसी और की शादी में नाच करा गया। तो मेरी माँ से शिकायत की वहाँ की महिलाएं कि आपका बेटा तो नाच रहा है, नचनिया हो गया, वैसे वैसे फलाना ठीक। तो माँ बोली कि ठीक बा हमारे खातिर नो, मतलब उनका कहना था कि कुछ भी है मेरे लिए, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो इस तरह का सपोर्ट है। और मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली से आपने थिएटर किया। हाँ, दिल्ली में भी किया। फिर उसके बाद आप मुंबई मूव कर जी। तो दिल्ली थिएटर से लेके फिल्म तक का सफर कैसा रहा था आपका? देखिए, दिल्ली में तो पहुंच गया था टीनेज में ही, दिल्ली में, क्योंकि मतलब 12th के बाद तो 12th का एग्जाम दिया और मंडी हाउस, हाँ। क्योंकि आरा में जब मैं था तो सुनता था मंडी हाउस, मंडी हाउस, मंडी हाउस, क्योंकि बहुत सारे लोग भी मंडी हाउस रिटर्न थे आरा के। तो वो मेरे कान में डालते थे कि अच्छा एक्टर बनना है तुम्हें तो मंडी हाउस जाना पड़ेगा, मंडी हाउस जाके पहले प्रूफ करो, वहाँ नाटक करो, हिंदी सीखो, चीज़ें सीखो, हिंदी प्लेस करो, सारी चीज़ें। और एक एक्टर का नाम हमेशा आता था मनोज वाजपेयी, कि मनोज वाजपेयी मंडी हाउस गया था तो देखो आज कितना बड़ा एक्टर है। तो मनोज वाजपेयी बिहार से ही गया था, मंडी हाउस गया था, मंडी हाउस गया था। तो मैंने तय कर लिया था 6-7 क्लास में ही, 8 क्लास में, कि 10th का एग्जाम दूंगा और सीधे मंडी हाउस जाऊंगा। इतना तय कर चुका था कि कोई रोक नहीं सकता था मुझे। तो मैं 10th का एग्जाम दिया, हालांकि उस समय ही मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ उस समय। अच्छा। मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे। अच्छा। उससे उनका रिटायरमेंट, तो उसी साल रिटायरमेंट हुआ। तो हुआ कि भाई थोड़ा सा तो पैसे भी कमाएंगे घर में, और मेरे बड़े भाई साहब वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, तो दोनों को पैसे भेजना, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उस समय। लेकिन मेरी छोटी बहन जो है, जिसको मैं लाला कहता हूँ, उसने बोला कि नहीं, जो करना है उसके लिए जाओ तुम, हम लोग मैनेज कर लेंगे। वाह, क्या बात। तो मुझे याद है कि भैया जिस पीजी में रहते थे तो रेंट देने का उतना नहीं था कि भाई दोनों बच्चों को दिया जाए, क्योंकि एक लिमिटेड पैसा भेजना है वहाँ पे, और वो भी कम हो चुका था क्योंकि पापा का रिटायरमेंट हो गया, और 6 महीने बाद आता है वो पेंशन शुरू होता है बैंकों में। अच्छा, मतलब प्रोसेस है 3 महीने 4 महीने 6 महीने, तो आप मान के चलो। तो उस समय गया तो वहाँ जो पीजी ऑनर था ना भैया का, वो बड़ा अच्छा आदमी निकला। अच्छा। उसने कहा कि देखो इसके खाने का केवल पैसा दे दो, रहने का फ्री करते हैं, और साथ में ही रख लो उसको। अरे वाह। तो उस वजह मैं दिल्ली आ गया और रहना शुरू कर दिया। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? दिल्ली में मैं 2-3 जगह रहा ऐसे। शुरुआती दिनों में नोएडा के पास एक ममूरा जगह है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे रहता था क्योंकि भैया वहीं रहते थे, तो उनके पीजी में उनके साथ ही रहता था। आपके लिए मंडी हाउस आना दूर पड़ता? हाँ, दूर पड़ता था। और बारिशों में तो मुझे याद है कि ऑटो में जाता था, कितनी बार भीग कर जाता था और भीग कर आता था, और मेट्रो में बैठता था और ठंड में से ठिठुरते हुए मंडी हाउस, फिर उधर से ठिठुरते हुए घर। लेकिन थिएटर करने का मजा, अरे उसके बगैर एक कटिंग चाय छोड़ना नहीं चाहता था वहाँ पे। वो कटिंग चाय और वो जो बिस्किट, मतलब उसका प्यार अलग है। थिएटर जो जिन्होंने थिएटर किया होगा ना, वो समझ पा रहे होंगे कि वो 10 रुपए की चाय, मतलब मुझे नहीं लगता कि जितने थिएटर आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने कभी कभी लाइफ में 100 रुपए की चाय ऐसे कॉफी जाके पी ली होगी। लेकिन वही मेरे साथ तो ये था उस समय कि मंडी हाउस में आप जाएंगी तो BM स्नैक्स करके श्रीराम सेंटर, बिल्कुल, तो वहाँ 10 रुपए की समोसा वहाँ मिलता था। 10 रुपए का समोसा, यस। तो मेरे पास लिमिटेड पैसा इतना था कि मंडी हाउस का मेट्रो का किराया, और फिर आने और जाने का, और 10 रुपए ऑटो का। तो मैं किसी ने सोचा था कि 10 रुपया ज्यादा होगा तो समोसा खाऊंगा। तो वैसे ज्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन रहा। तो किसी दिन वो समोसा खाता था मैं। तो चाय का उस समय ज्यादा शौकीन नहीं था, अब ज्यादा चाय पीने लगा हूँ। उस समय चाय का ज्यादा वो नहीं था, समोसा खाने का मन होता था, आज भी है, समोसा काफी खाता हूँ मैं। वो काफी मंडी हाउस की तो काफी यादें जुड़ी हैं, वो सर्कल पे बैठ के रिहर्सल करना। हाँ, वहाँ पे। तो आपने क्या मतलब मंडी हाउस में आके किसी, जैसे SRC है, LTG है, NST है, इन सब चीजों के लिए कोशिश किया है, या फिर फ्रीलांस एक्टर जो होते हैं उन वैसा? जब मैं आरा में ही था ना, तो कुछ लोग जो थे, जो एक एक्टर का नाम बताया मुझे, बोले कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक्टर है उसके पास जाओ, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग मुझे वो लोग दे रहे थे आरा में। तो उनको लगा था कि इसका बेसिक जो है हो चुका है, अब इसको वहाँ जाके प्रोडक्शन करना है किसी के साथ मिलके, और वहाँ ऐसी चीजें। तो एक एक्टर का नाम वो लोग लेते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हिंदी रंगमंच के सबसे बड़े एक्टर मेरे समय में थे, महेंद्र मेवाती जी। यस। तो मैं पहले ही दिन गया हूँ और सीधे महेंद्र मेवाती सर के पास गया। तो उस समय बच्चों को वो वर्कशॉप दे रहे थे और मैं खड़ा था चुपचाप, और मैं नोटिस कर रहा था सर्कल पे मैंने भी उनको वही देखा है। हाँ, तो मंडी हाउस का जो सर्कल है ना, वहीं पे।
तो मैं डरा सा सहमा सा ऐसे खड़ा था, तो अचानक उनकी नज़र पहुंची, बोले कि क्या है। मैं बोला कि सर मैं आ रहा से ऐसे वैसे आया। बोले ठीक है बैठ जाओ। तो उन्होंने पीछे बैठाया और अपना क्लास दे ही रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद मैंने बोला कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, और जिन लोगों ने रेफरेंस दिया था उनका नाम रखा, तो बोले कि केवल देखा मुझे, बोला क्या कल से आ जाओ। तो मेरे लिए था कि यार कोई तो मिल गया, ऐसा लगा कि मिल गया। थिएटर में पहला ज्वाइनिंग वैसे ही होता है, उसकी एक्साइटमेंट और मुझे ये बात की एहसास बिल्कुल नहीं थी कि जिस आदमी से मैं मिल रहा हूँ पहले कि ये इतना बड़ा एक्टर है, तो हिंदी रंगमंच में नंबर 1। हाँ, उस समय आरंभ में था तो मुझे लगा कि हाँ कोई होंगे थिएटर एक्टर ठीक ठाक वैसे ही, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि जिस आदमी के साथ मैं हूँ वो तो बहुत बड़ा एक्टर है। तो उनके साथ रहा और काफी कुछ सीखा उनसे, जो टेक्निक एक्टिंग की जो थी ना, बहुत सारी टेक्निक जो है, और वो उन्होंने पार्क में ही मैंने उनको करते हुए देखा है। जो भी रिहर्सल है, उनका कहना था कि अगर अभिनय करना है तो इसी रूम में बैठ के नहीं खुले मैदान में आओ। हाँ, वो बोलते थे महसूस करो चीजों को। एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहते थे एक्टर्स। मैं कभी कभी जाती थी ना, मैं देखती। हम लोगों ने साथ में बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया। हाँ, मैं उस समय को याद करता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होता है कि मैं सर के साथ किया। और तो वो बीच में कूद पड़ते थे, जैसे एक छोटा बहुत टास्क देते थे वो कि एक स्टोरी बना के लाना और किसी को बताना नहीं है, आके परफॉर्म करना है उसको। तो किसी को आइडिया नहीं होता था, परफॉर्म करते थे और बीच में वो एक नया किरदार बन के मेरे साथ आ जाते थे वो, और हम लोग मिलके 15 मिनट 20 मिनट का एक छोटा सा प्ले बना लेते थे और उसको करते थे। और दर्शक, कमाल की बात ये है कि जब अच्छा करते थे हम लोग वहाँ पे, तो जो ऑटो वाले सारे जो लोग थे जो वहाँ बैठ के ताश खेलते थे आसपास, या बहुत सारे लोग आराम करते थे, वो सारे दर्शक हो जाते थे और सीधे सामने आके बैठ जाते थे। तो हम लोग को लगता था कि 50 लोग बैठ गए, अब परफॉर्म करो। तो लगता था कि यार ऑडियंस तो आ गई है, तो कुछ नहीं है हमारे पास, मंच है और हम लोग एक्टर। तो परफॉर्म करते थे जी जान लगाकर, और वहाँ से धीरे धीरे तारीफ हो रही थी तो अच्छा लगता था कि अच्छा कर रहा हूँ। कैसी बात है, 2 मंडी हाउस वाले लोग मिले हुए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मंडी हाउस की बातें होने वाली है। मंडी हाउस की यादें इतनी प्यारी है ना, और जो भी मंडी हाउस से आते हैं उनके साथ में मिलो तो फिर वो मंडी हाउस वाली ही बातें होती हैं, हमेशा याद रहती। मुझे लगता है कि अगर अभिनय सीखने के लिए जो भारत में सबसे बेस्ट जगह, और भी जगह होंगे लेकिन मंडी हाउस से बेस्ट जगह मुझे नहीं लगा। सारी चीज जो है वो सर्कल के आसपास उपलब्ध है एक एक्टर के लिए। जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस आप पब्लिक प्लेस में एक्टिंग करके आप, यस, जो किताब चाहिए वो वही है, वही पड़ा हुआ है। आप परफॉर्मेंस देखना है। मुझे याद है कि मैं गिरजा देवी का परफॉर्मेंस, गिरजा देवी जो, तो उनका मैं कमानी ऑडिटोरियम में राजन साजन मिश्रा को खूब देखा, खूब सुना, लाइव सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इतना मजा आता था, इतना अच्छा लगता था और कोई रुकता नहीं था। शुरुआती दिनों में समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन नाम सुना था तो लगता था कोई बड़े लोग हैं, सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो गया और मैं उन लोगों को सुनने लगा। तो कमानी ऑडिटोरियम का, भारत सरकार का, जो वैसे लोगों का प्रोग्राम वहाँ पे कराता था और फ्री में, और कभी कभी खाना भी मिल जाता था वहाँ पे। लगता था कि भाई एक एक्टर के लिए क्या चाहिए फिर, वो भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए। कोई नहीं रखता था वहाँ पे, मतलब प्लेट उठाओ और सब मुस्कुराते थे, क्या खाओ बेटा खाओ, ऐसे देखते थे वो लोग। तो मंडी हाउस में ही मिला सारी चीज। हाँ, बिरजू महाराज जो अब नहीं है, बिरजू महाराज जी का मैंने वहाँ परफॉर्मेंस देखा। बसंत उत्सव करके उनका एक होता है प्रोग्राम, बसंत ऋतु में, होली से पहले कुछ दिनों का उनका एक फेस्टिवल होता था, तो उसमें वो खुद भी लास्ट दिन परफॉर्मेंस करते थे वो। अच्छा, तो मैं उनको देखा वहाँ पे, उनका स्पर्श याद है मुझे, मैंने उनका पैर छुआ, उन्होंने मुझे टच किया और आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन दिनों मैं एक लड़की का ऐसे किरदार कर रहा था, तो मैं वैसे परफॉर्मेंस देख रहा था। कौन सा प्ले था? एक प्ले था जो हमने डिजाइन किया था वहाँ पे, बिहार में एक वो होता है चैता गायन होता है। चैता गायन, यस। हाँ। तो उसमें जो लौंडा नाचता है ना, तो उसके ऊपर हमने एक प्ले डिजाइन किया हुआ था। अच्छा। तो वो लौंडा का किरदार मैं करता था। हाँ, तो वो प्रॉपर लड़की बन के तो मुझे कुछ जो सीखना था अच्छा हो, तो वो उनके परफॉर्मेंस से भी सीख रहा था मैं, इसलिए देखने जाता था। और मैंने उनसे बोला भी, उनको पता नहीं, तो बोला भी कि गुरुजी मैं ऐसा कुछ करना हूँ, मतलब ऐसे गुजर रहा था। मैंने बोला गुरुजी मैं भी ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने बस बोला हाँ ठीक है, ऐसे पीठ को थपथपाया और चले गए। तो स्पर्श मुझे याद है। और कैलेंडर दिया उन्होंने, एक कैलेंडर, मतलब जैसे तारीखों का कैलेंडर जो आता है। अच्छा, तारीखों वाला कैलेंडर। तो उनका कैलेंडर मुझे हाथ में थमाया, अभी भी मेरे घर पे पड़ा होगा, होम टाउन में। क्या बात है। हाँ, तो आपका ये थिएटर का हो गया। हाँ, फिल्मों तक कैसे आए आप? अब जैसे फाइनली करना तो फिल्म ही है, पहले से ही डिसाइडेड था एक्टर बनना, लेकिन फिल्मों का बनना है। मतलब मंडी हाउस से गुजरना है कि बहुत सारी चीजें सीख कर जाना है।
तो धीरे धीरे लगा कि अगर फुल टाइम थिएटर करना है तो यहाँ रुकना है, मतलब अगर थिएटर में ही रमना है तो। लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब अपन को तो मुंबई आना था, फिल्मों में काम करना था। तो एक दिन डिसाइड किया हमने कि ठीक है, चीज़ें तो हमेशा चलती रहेंगी सीखने और जानने का। तो मैं मुंबई के लिए, क्योंकि बहुत सारे सीनियर आ रहे थे यहाँ पे और कुछ कुछ काम भी कर रहे थे, चीज़ें हो रही थी, तो लगा कि हाँ वहाँ अब जाना चाहिए। और यहाँ भी तारीफ हो रही है, तो कुछ लोग बोलते थे कि जाओ तुम्हें जाते ही काम मिलेगा, ऐसा वैसा सारी चीज़ें हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि मुंबई जाना चाहिए और चीज़ जाना क्या चाहिए, मतलब इसी के लिए था ही कि मुंबई जाना मुझे। तो मंडी हाउस के बाद नहीं, एक्चुअली ये अच्छी बात है कि आपके दिमाग में पहले से ही सोच थी कि फिल्मों में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग जब थिएटर ज्वाइन करते हैं ना तो उनका होता है कि नहीं सिर्फ मुझे, और अच्छा भी करते हैं वो थिएटर में, अच्छा भी करते हैं, और मुझे सिर्फ थिएटर करना है। हाँ। क्योंकि उनको एक स्टेज से प्यार हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने मंडी हाउस में उठा के देखो, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा क्लियर था पहले से ये अच्छी कि मुझे अभिनय की बारीकियां सीखनी है वहाँ पे, और एक भी पल गंवाना नहीं है। तो मैं जितने टाइम रहा वहाँ पे केवल सीखा हूँ। आप मुझसे पूछ लोगे उस समय कि कहीं घूमने, आप उस समय कोई भी दिल्ली का जो जगह आप घूमने गए, तो मैं उस समय नहीं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना ही पैसा भी था कि मंडी हाउस जाओ और मंडी हाउस से वापस आओ। तो सुबह 12-1 बजे मैं मंडी हाउस पहुंचता था और रात की 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचता था। यही काम था और कोई काम नहीं था। मंडी हाउस में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसी को देखता था, सुनता था, जानता था, सीखता था और वहीं पड़ा रहता था, वही रहता था, और कहीं घूमने भी नहीं गया। लोग बोलते कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी इंटरेस्ट नहीं आया उसका। क्योंकि मैं एक भी पल गंवाना नहीं चाहता था, सीखना चाहता था। आपने एक्चुअली मंडी हाउस में आते ही एक ऐसे इंसान को सेलेक्ट किया था ना, उसके पास जाके तो मतलब महेंद्र मेवाती सर, मतलब इस मामले में उन लोगों को भी मैं वो करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने रिकमेंड किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था। मुझे लगा कि कोई थिएटर पर्सन होगा जो मेरी मदद करेगा, लेकिन मंडी हाउस आकर पता चला मुझे कि अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा एक्टर। और मुझे खुशी भी होती थी कभी कभी जब वो तारीफ करते थे ना, तो मुझे लगता था कि हाँ अगर ये बंदा तारीफ कर रहा है तो कुछ मामला सही है। वो गाइडेंस आपकी सही हो गई थी। अदरवाइज लोग मंडी हाउस में भी आके भटकते रहते हैं कि किसको ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन करें। मुझे लेकिन वो भी याद है कि मेरा प्ले हिट हो गया। अच्छा, मंडी हाउस में। कौन सा? वही अच्छा, लौंडा वाला। हाँ, तो प्ले हिट हो गया तो सर को पता लगा, क्योंकि उस समय मैं अपना प्रोडक्शन करके वो किया था। तो उन्होंने फ़ोन किया रात में कि कहाँ है तो मैं बोला घर पे, तो कल मिल मंडी हाउस में। तो मैं क्या मंडी हाउस, तो चश्मा वश्मा लगाए खिड़की के पास खड़े थे, और मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि वो ऐसे चल मिल ऐसे, तो मुझे लगा कि डांटेंगे क्या करेंगे। तो मैं गया, पैर छुआ उनको, सीधे गले लगाया। उन्होंने बोला कि किसी भी चीज़ की मंडी हाउस में ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो कैसा, मतलब इधर मुंबई जब आप आए, दिल्ली में तो आप थिएटर कर चुके थे, मुंबई जब आप आए तो जैसे दिल्ली के लिए आपको किसी ने बता दिया कि महेंद्र मेवाती सर है, मुंबई के लिए किससे मिलना है, किस प्रोडक्शन हाउस में जाना है? नहीं, प्रोडक्शन हाउस के नाम सब गूगल पे सर्च मारते थे हम लोग, कास्टिंग एजेंसीज के नाम पता थे 2-4 जो हैं, तो वहाँ जाके दरवाजा खटखटाना, इंट्रो देना, आकर शुरू कर चुके थे। क्योंकि मंडी हाउस में भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जाते हैं ना वहाँ, तो पता है कि ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उन सब के पास जाके इंट्रो देना, मिलना, लोगों से जान पहचान बनाना शुरू कर चुका था। सबसे कोई भी आ जाए, कि कोई फोन कॉल पे किसी एक्टर से बात कर रहा है, सर एक मैं एक्टर मंडी हाउस से आया, किसी का रेफरेंस भी देता था कि उन्होंने किया, और सचमुच का वो लोग कहते थे कि मेरा नाम ले लेना तो वो पहचान जाएगा। तो वैसे करके धीरे धीरे लोगों से मिलना करना। प्रोडक्शन हाउस बहुत कम ही गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि प्रोसेस चेंज हो चुका है, कास्टिंग डायरेक्टर ही देंगे, तो मैं उनके पीछे ही लगा रहता था। हर ऑफिस में घूमता, आज भी घूमता हूँ, चीजें चल रही हैं। हर एक्टर का तो पहले ऐसे होता था, अनजान जगह तो एक फील होता था कि यार कहाँ आ गया हूँ, ऐसे थोड़ी फील होती, कुछ दिन हुआ था, तो क्या बात करूँ, कैसे करूँ, वो सब आता होगा, क्योंकि सड़क नहीं, गली नहीं, सब कुछ नया। मतलब खाने पीने में ऐसा हो रहा है कि यार खाना चेंज हो गया, अब ऐसे 3-4 लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो 2-3 महीना जो कष्ट होता है ना वो नए शहर का, तो वो मुंबई का वो था। लेकिन आते हैं अप्रोच में कास्टिंग डायरेक्टर को करना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं सही है। तो मतलब अच्छे जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर आपको मिल चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं मंडी हाउस से सर्च करके निकला था। मुंबई जो है वो तो फेक ऑडिशन और फेक कास्टिंग वालों से गुजरना पड़ा है। नहीं, वो कई बार होता है, मैं कई लोगों से मिली हूँ। मैं एक इंसिडेंट बता देती हूँ।
कि मैं आराम नगर में क्रिएटिव है, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, एक लड़का आया और बोला कि दीदी एक पराठा आप खिला दोगे? मैंने बोला हाँ भाई खा ले तू पराठा। हाँ। और बड़ा सहमा सा ऐसे बैठा हुआ था। मैंने बोला कि क्या हो? एक्टर हूँ। अच्छा। अपने बारे में बताने लगा मुझे कि मैं इधर कुछ जगह बताया था उसने कि वहाँ से मैंने वर्कशॉप लिया था और उन्होंने मुझसे 60,000 रुपये चार्ज किया था और आज के डेट में उन लोगों ने एक काम तक नहीं दिलवा। मतलब एक होता है ना कि आप किसी भरोसे के साथ किसी भी, और उसका सारा पैसा घर से मंगा के 60,000 रुपये दे दिया उसने और अभी ऐसे भटक रहा है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, उसमें आपका खुद का दोष होगा। अगर आप कोई भी फील्ड में जा रहे हैं और इतना समझ नहीं रखते हैं आप, बिल्कुल, तो दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, इसमें ब्लेम आप खुद को करोगे। अगर मैं किसी भी चीज को करने जा रहा हूँ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता तो हानि मुझे पहुंचाएगा, ना कि दूसरे को। तो उसमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, मेरा मानना है। मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ और जिससे काम मांगने जा रहा हूँ तो पहले उन लोगों के बारे में जान लो, तो उसी से मैं काम मांगा, उसी से मांग रहा हूँ, उन्हीं लोगों से मिलते रहा। तो ये खुद की वो तैयारी है, मतलब सेल्फ आप तैयारी करके आए हुए खुद आप करके आओ। वो आप बचपन से ही सेल्फ तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे लगता था 10th एग्जाम खत्म हुआ 2 साल और 12th तो करता हूँ फिर निकलता हूँ। वैसे एकदम चल रहा था वहाँ पे। मैं दोस्तों से भी बोलता था कि हाँ, दोस्त मुझसे अभिनय भी कराते थे, बोलते थे ठीक है वहाँ जाना तो करना, यहाँ भी तो कर। तो मैं मनोज वाजपेयी की बहुत सारी कॉपी करता था, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर करता था। हाँ, खुद के भी बहुत सारे प्लेस के। मनोज सर का कोई डायलॉग याद है? नहीं, मनोज सर का तो नहीं याद है क्योंकि वो फिल्मों का इम्पैक्ट होता था। कोई प्यारा सा डायलॉग जो आपको याद हो, आपका पसंदीदा हो? अब डायलॉग वैसा, क्योंकि उसके लिए मूड बना। अच्छा, नहीं ठीक है, अगर मूड हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और दिन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नाटकों का भी ऐसे मुझे याद है कि मैं अश्वत्थामा जो है, अच्छा जी, वो चंद्रभूषण पांडे जो सर हैं आरा में, तो उन्होंने चार्ट बोर्ड पे ऐसे लिख के अश्वत्थामा का जो स्पीच, वो मेरा धनुष वाला जो है चिपका दिया था और मैं 7वीं ही क्लास में था, मैं रट्टा मार गया उसको। अच्छा। हाँ, और सर ने मुझे समझाया और मैंने उसको तैयार कर लिया, परफॉर्मेंस करने लगा। अश्वत्थामा का तो बड़ा सा बड़ा सा स्पीच जो है, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है उसको, मेरा दोस्त तैयारी करता था उसकी। हाँ, तो मैं ये 7वीं क्लास की बात बता रहा हूँ। वो ड्यू टू चंद्रभूषण पांडे सर, उन्होंने खुद हाथ से लिख के और दीवार पे चिपका दिया और उन्होंने उसके बारे में बताया मुझे। उसी से मुझे महाभारत की समझ हुई उस समय। अच्छा, महाभारत ऐसे सारी चीजें जो हैं, इंडियन मैथोलॉजी के बारे में जानकारी, और मुझे इंटरेस्ट भी आ गया। तो उस समय मैं उसको याद करके परफॉर्म करता था, तो वो दोस्तों के बीच में भी परफॉर्म करता था। मतलब दोस्तों के लिए आप एकदम करता था और मुझे मजा भी आता था कि 4 लोग तारीफ करते थे। अश्वत्थामा ऐसे थोड़ा लाउड होता था वो, जैसे उन्होंने पता कि शेर है वैसे घायल है, तो मैं परफॉर्म करता था जी जान लगा के, तो लोगों को मजा आता था। अगर उनकी 2 लाइन आपको याद हो तो? काफी समय हो गया, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं 2 लाइन। अगर गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दिक्कत नहीं होगी, 2 लाइन काफी है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र बलती आंखों में आंसू लिए मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को कुचले हुए सांप था। क्या बात है। इतना याद आ रहा था अभी। नहीं बहुत कोशिश करूँ कि अच्छा हो। अरे बहुत ही अच्छा किया है आपने। थैंक यू सो मच। तो तैयारी चल रही थी कि भाई 10th हो गया 12th हो जाए, अब मैं निकलूंगा मंडी का, कोई नहीं रख सकता। सही, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अब ये सब फिक्स है मेरा। और अभी तक जो आपने सोचा था वो चल रहा है मुंबई आने के बाद से भी, कि जिस तरीके से मुंबई, क्योंकि मुंबई में लोग अभी तक तो अच्छा काम कर रहे हैं, अभी पंचायत में आप आने वाले हैं जी, पर जिस तरीके से बचपन से लेके अभी तक आप सोच के चले थे वो वैसा हुआ है, तो मुंबई आने के बाद वैसा हो रहा है जैसा आप सोच के आए थे? वैसा ही हो रहा है लगभग, लेकिन मुंबई का थोड़ा सा हिसाब अलग है, चीजें अलग है। जब तक लोग आपको जानते नहीं है तब तक चीजें नहीं होती। ट्रस्ट कितना भी आप कुछ कर लो, बिल्कुल, जब तक आपको देखेंगे नहीं तो मानते नहीं है। और अपने आप को जनाने में जो वक्त लगता है, जैसे मंडी हाउस में क्या आपको आता है प्ले करने, आप एक्टर हैं, एक प्ले उठाया, तैयारी की और परफॉर्म कर डाला, लोगों ने बोला अच्छा एक्टर है, बढ़िया करता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा।
यहाँ लोग धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं, आपको एक सीन में देखेंगे, 2 सीन में देखेंगे, फिर आपको ट्रस्ट करेंगे, फिर थोड़ा बढ़ा देंगे। तो वैसे प्रोसेस है यहाँ का, जो चल रहा है हमारे साथ, चीज़ें चल रही। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि इतने पैसे लगा के फिल्में बनती हैं, चीज़ें करती हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ वक्त लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेहनत ईमानदारी से काम किया जाए ना तो वो हो जाता है। जैसे मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, सभी जगह होता है यार, और यहाँ भी हो रहा है, तो लोग देते हैं। और मुंबई ही एक ऐसा जगह है कि किसी को भी काम देते हैं लोग, अगर उसको आता है तो। हम कहते हैं ना, मुंबई किसी को निराश नहीं करती। बिल्कुल, और वो देता है, मुंबई देती मेहनत और वो थोड़ा ईमानदारी टाइम से। लेती है, बिल्कुल, बट देती टाइम उसी में लगता है, लोग जानने में, समझने में। वो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के साथ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम उसी में लगता है, क्योंकि हम लोग भी तो नया ही है ना यहाँ पे। तो पहले पता नहीं था कि ये सड़क कहाँ जाएगी, आज पता है कि ये सड़क कहाँ जाएगी, तो वही सेम प्रोसेस है। अब तो दोस्त बहुत बन चुके हैं, तो कहीं भी अब लगता है कि होम टाउन में हूँ। हरी रोड पे आप निकलो, सब लोग जानते हैं एक दूसरे को, सब एक्टर ही हैं, तो हम लोग वो बोर फील नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे अभिनय के बारे में बातचीत चलते रहता है, तो वो भी घर के पास ही एक चाय दुकान है, वहाँ भी बैठ की है हम लोगों की, वहाँ भी शाम में खड़े रहते हैं और अभिनय पे बात करते हैं। एनएसजी के बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे लगातार हम लोग सीख ही रहे हैं। जब भी समय मिलता है तो हाँ दादा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, दादा वो कैसे अप्रोच करूँ ऐसे, तो वो लगातार चल ही रहा है। तो चाय के बहाने ये भी हो जाता है। नहीं, सही है, सही है, और होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि टाइम बेकार में घर पे या कहीं और बिताने से अच्छा है कि आप किसी अपने सीनियर के साथ बिताइए, 2 ज्ञान भी मिलेगा। जब अभिनय करना है, और अभिनय करना था तो जब होम टाउन में थे तो ऐसा माहौल नहीं था, खोज रहे थे कहाँ माहौल है, अभिनय की बात कौन करेगा। तो कुछ ही लोग थे जिनको मैं फोन करता था कि हाँ सर, हाँ भैया आज ये थोड़ा सा बात करते हैं, इस साहित्य पे बात कर, प्रेमचंद पे बात करते हैं। यहाँ तो वही है, तो मौका क्यों गवाऊं मैं, सब तो यही है। अगर वो खाली होते हैं तो मैं फोन करता हूँ कि हाँ दादा आइए ना, थोड़ा बात करते हैं इस पे। वैसे तो चल रहा है। मुंबई ने कोई अच्छा दोस्त दिया सबसे, मतलब एक होता है कि जिससे हम दिल की बातें कर सके, क्योंकि मुंबई में सब पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मुंबई में दोस्त प्रोफेशनली होता है मामला। अच्छा, और सीखने जानने का तो है ही, चलता ही है, लेकिन दोस्त जिसको बोलते हैं ना, ऐसे हैं दोस्त बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त है मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भाई साहब जो है, हाँ, जो मैं खुल के उनसे बात कर सकता हूँ, या मेरी छोटी बहन है, उन लोगों से तो बाकी लोगों से उतना नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से मैं जो हूँ वो कोरा कागज़ वाली बात एकदम वैसे हूँ कि तो कुछ भी बात उन्हीं लोगों से कर पाता हूँ। तो कोई अगर ट्रबल आता है मेरे में या परेशानी होती है या गुड न्यूज होता है तो पहला फ़ोन भैया को जाएगा, नहीं तो मेरी छोटी बहन लाला को जाएगा। फिर यहाँ तो दोस्त हैं ही, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात कर पाता हूँ मैं अपनी छोटी बहन और बड़े भाई साहब से, तो दोनों दोस्त हैं। फैमिली में मम्मी पापा हम लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी दीदी है जो मुझसे 10 साल बड़ी है, तो मतलब मेरी दूसरी माँ है, मतलब मैं उसको माँ ही मानता हूँ। 10 साल बड़ी है, 10 साल बड़ी है, मैं छोटा ही था तब से, तो उसका प्यार और दुलार जो भी है माँ वाला ही है। तो और उससे छोटे मेरे बड़े भाई साहब जो मुझसे 3 साल बड़े हैं, फिर मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है लाला, वो मुझसे 3 साल छोटी है। तो 4 लोगों का भाई बहन और मम्मी पापा है। मम्मी पापा, हाँ। क्या ऐसा रीज़न है जो आप इतना भैया से कनेक्टेड हैं? भैया से भी, दीदी से भी, सबसे हूँ। भैया से ये है कि होता है ना कि भाई है तो बल कहते हैं ना, तो मेरा बल भाई है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनफैक्ट अभी तो मैं फ़ोन करता हूँ कि भैया ये अच्छा, तो सेकंड भी नहीं लगा तो बोलते हैं हाँ डन हो गया, वैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो एक बल जो मिलता है ना, आप किसी भी रेस्टोरेंट में हो, किसी के साथ खाना खा रहे हो, पैसे कम पड़ गए, नॉर्मल सी बात। अब ये पैसे के साथ इसको नहीं तोला जा सकता, लेकिन बाद में बोलता हूँ भैया, बोला हो गया डन, तो मुझे डर ही नहीं लगता कहीं जाने और आने में, मुझे डर ही नहीं लगता कि मेरे पास है कि नहीं है। मुझे पता है मेरे भाई साहब है, नेटवर्क होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। तो वो बल है, मतलब भाई का बल है। और ममता, प्यार और करुणा दीदी और छोटी बहन से माँ से आता है। तो मैं छोटी बहन से करुणा सीखता हूँ, प्यार सीखता हूँ, मोहब्बत सीखता हूँ। हाँ, जब भी फ़ोन करती है मुझे वो सिखाती है, मैं उससे सीखता हूँ। हर टॉपिक पे बात करती है मुझसे। तो करुणा के बारे में और इमोशन, जो अभिनय में इमोशन जो चाहिए ना, मैं अपनी दीदी से सीखता हूँ, अपनी छोटी बहन से और माँ से। मतलब ये इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। जैसे मुझे कोई बोलेगा कि इमोशन कहाँ है तुम्हें, तो मैं बोलता हूँ माँ से आया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन ने मुझे नहीं दिया और कोई किताब ने नहीं दिया, माँ से ट्रांसफ़र हुई है। मतलब मैं टैप करता हूँ और शुरू हो जाता है वो इमोशन। तो माँ में बहुत करुणा है, बहुत वो था, तो माँ से मुझ में ट्रांसफ़र हुआ। वैसे ही छोटी बहन में है, बड़ी बहन में है,
वैसे मुझ में ट्रांसफ़र हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि अभिनय भी मुझ में जो ट्रांसफ़र हुआ अभिनय का जो भी है वो माँ की तरफ से ही आया, क्योंकि मेरा मम्हर जो है भोजपुरी के बहुत बड़े नाटककार जो हैं भिखारी ठाकुर। अब ममहर यूज किया है ना, तो अब ये आप भोजपुरी में बातें करेंगे। ममहर मतलब मैं कनेक्ट कर पाई उस चीज को, लेकिन अब बाकी मैं चाहूंगी कि आप भोजपुरी में इस बात को बताएं। जी बिल्कुल। मेरा मामा गांव जोन बा हमार, वो भिखारी ठाकुर के गांव से जस्ट बगल में बा, मतलब कि आधा किलोमीटर के डिस्टेंस हुई वजह से। तो हमार माई उजे के हुई सूरतपुर गांव के नाम बा, सूरतपुर ओकर जस्ट बगल में भिखारी ठाकुर का गांव बा, कुतुबपुर दियारा। पूरा वो जो आभा मंडल बा क्रिएटिविटी वाला मंडल है पूरा। तो जब हम छोटो रही जब जात रही तो हमारे कान में भिखारी ठाकुर के गाना पड़े। थोड़ा सा भिखारी ठाकुर के बारे में आप बता दीजिए। भिखारी ठाकुर भोजपुरी नाटकों के शेक्सपियर कहे जाते थे वो, और बहुत बड़े नाटककार थे। विदेशी आज तक खेला जाता है। कोई डायरेक्टर तो 1000 शो कर चुका है उनके बाद। मतलब इतनी उनकी तूती बोलती थी उस समय। उनका जो नाच था उस समय अंग्रेजों का ही था। 71 में शायद या 70 में उनका देहांत हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो उनसे बड़ा नाटककार उस समय था ही नहीं कोई, और वो नाटक जो है नाच में मिक्स करके परफॉर्म करते थे और मैसेज पहुंचाते थे। और उन्होंने नारी विमर्श पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी, नारियों की व्यथा पे। और पूर्वी को, जैसे बहुत सारे लोग बिहार से उस समय कमाने कोलकाता चले जाते थे। अच्छा। हाँ, अपने मान लीजिए नया शादी किया जैसे, और रोजी रोजगार के चक्कर में कोलकाता चला गया, तो हम लोग बोलते थे कि पूर्वी में चला गया, पूरब की ओर चला गया। तो बहुत सारे पूर्वी का चलन जो है, ऐसे पूर्वी का चलन महेंद्र मिश्र से है, लेकिन भिखारी ठाकुर ने बहुत सारे यूज किए। तो जैसे उनका एक विदेशिया है, तो विदेशिया इन द सेंस के था कि हमारे जो आसपास जो जिस शहर में या जिस गांव में रहते वहां से दूर चले गए, विदेश गई पड़े कहा जाए। महिला लोग कहती थी कि विदेश गई पड़े। तो भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ विदेशिया कालजयी रचना है, बहुत बड़ा रचना, हम खुद किए हुए। तो बहुत सारी चीजें वहां से मेरे अंदर ट्रांसफर हुई, और वहां के आभा मंडल से माँ में था, तो माँ की वजह से मुझ में ट्रांसफर हुआ। तो मुझे लगता है कभी कि जो अभिनय है और सारी चीजें हैं वो गंगा किनारे वाली जो पट्टी है उधर से ही आया है। तो अभिनेता भी मुझे माँ ही बनाई है। हाँ, मेरी माँ का श्रीमती सुमांती देवी नाम है। सुमांती, ओके जी। नमस्कार आंटी। राउर बेटा बहुत अच्छा, हमनी सब आदमी प्रे करत हनी सन कि और अच्छा काम तो करते बाड़न, लेकिन और अच्छा काम करस। पंचायत का ट्रेलर देखा था मैंने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। उसमें पीछे भोजपुरी गाना चल रहा है। सुना आपने? हाँ। क्या थोड़ा 2 लाइन गा के सुनाएंगे? मुझे एग्जैक्ट तो वो याद नहीं है, लेकिन वो सोहर है। हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है जब बच्चा होता है ना, तो उसके 16 दिन बाद शायद, या ऐसे करके सोहराई या 16 दिन छठियार बुठियार मनाया जाता है ना। मुझे करेक्ट करिएगा अगर, तो उसमें ये सोहर गाया जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो सोहर ही है उसमें। तो मुझे भी सुन के काफ़ी मज़ा आया वो, क्योंकि मज़ा आने वाला, क्योंकि अगर वैसे फोक गाने आते हैं सीरीज में तो और भाव बढ़ जाता है उस सीरीज का। और मनोज तिवारी सर ने गाया तो काफ़ी उम्दा, उनकी आवाज़ में काफ़ी प्यारा लग रहा है। कैसा रहा पंचायत के सेट का माहौल? कैसा था? बहुत बढ़िया रहा। और मतलब मुझे इतना मज़ा आता था वहाँ पे। धूप बहुत थी जब हम लोग शूट करने गए थे वहाँ पे। भोपाल में शूट? हाँ, एमपी में शूट किया, भोपाल में एक जगह है। तो इतनी धूप थी और सारा दोपहर में शूट कर रहे हैं, लेकिन धूप लगा ही नहीं, क्योंकि अभिनय करने का जो जुनून होता है ना कि आज ये सीन करना है, जो सीन आता था ना कि आज ये सीन करना है, तो मुझे भूख नहीं लगती थी कि आज खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो रस जो है ना, जो खाने से लेना है, मैं अभिनय से लूँगा। और इतने कमाल के डायरेक्टर हैं, दीपक मिश्रा सर। अरे वाह, लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, सर का सपोर्ट काफ़ी रहा मेरे साथ, और उन्होंने बोला कि विशाल खोल के करो, और काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। और सेट पे बहुत मज़ा है, सभी लोग काफ़ी प्यारे हैं और पूरा प्रिपेयर होके आते हैं। तो रघु सर के साथ काम करना, नीना मैम के साथ काम करना, जीतू सर के साथ काम करना, काफ़ी सब लोग काफ़ी प्यारे हैं। दुर्गेश कुमार, दुर्गेश भैया, और इतना प्यारा शो लिखा गया है। चंदन कुमार सर, बाप रे, कमाल राइटिंग है, कमाल की राइटिंग, तभी तो इतना पसंद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कमाल की राइटिंग है चंदन सर का। चलिए, तो आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करें,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए आपने, मुझे आंसर देने में भी बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा बढ़िया रहा। और मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं है आपके पॉडकास्ट चैनल को। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे चैनल को अगर 2 लाइन आप बोल दे तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल का नाम आपका है टाइमलेस टेल विथ अंजलि, सही है ना? टाइमलेस टेल विथ अंजलि। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सब्सक्राइब करें, मिलियन में पहुंचा दें जल्दी। थैंक यू अंजलि। चलिए बाय बाय। बाय।